Hello students, I hope you all are fit and fine and doing very well in your studies. Dear students, let's start our today's EVS class. In this class, we are going to learn chapter number 14, that is our natural resources. So let's start our today's class. Hello students, let's start our today's EVS class, and today we are going to learn chapter number 14, our resources. So what is the meaning of resource? A resource is something that can be used for a purpose. यानी कि अगर हमने किसी भी वस्तु का यूज़ किसी काम को पूरा करने के लिए किया है तो उस वस्तु को ही हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. तो फर्स्ट वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज एंड अनदर वी हैव ह्यूमन रिसोर्सेज. सो लेट्स talk about natural resources. So natural resources are those resources which are provided by nature that satisfied human need are called natural resources. यानी कि वो सारे के सारे मटेरियल्स जो हमें नेचर की तरफ से प्रोवाइड हुए हैं, जो हमें नेचर ने दिया है और उनका यूज़ हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. Another type of resources we have human resources. तो ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब हुआ ह्यूमन भी खुद भी एक क्या है? रिसोर्स है. यानी पीपल देमसेल्व्स आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. तो किसी भी कंट्री के लिए वहाँ के लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने देश के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है. और ह्यूमन बीइंग को ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये तो आप जान गए कि नेचर की तरफ से जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, दी गई हैं, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज़ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड अनदर वी हैव एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज़ हम बार बार भी करें तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगे. सो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड एंड आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल सॉयल, वाटर, एयर, सनलाइट एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, अब ये जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं इन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको नया किया जा सकता है. इनका हम कितना भी यूज़ करें, इनका बार बार भी अगर हम यूज़ करते हैं तो ये कभी भी क्या होंगे? ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड. ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. इनका यूज़ बार बार किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट वी हैव एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि ऐसे रिसोर्सेज जो अगर हम लगातार यूज़ करें तो ये एक लंबे समय के यूज़ के बाद ख़त्म हो सकते हैं. तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि इनको नया नहीं किया जा सकता है. दे कैन नॉट बी रीजेनरेटेड ईजिली वंस एग्जॉस्टेड. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. तो इनको रिन्यू करना बहुत ही कठिन काम है. इनको हम बार बार रिन्यू नहीं कर सकते हैं, इनको बार बार हम नया नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. नाउ वी हैव फॉसल फ्यूल्स. फॉसल फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो कोल एंड पेट्रोलियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसल फ्यूल. फॉरेस्ट का मतलब आपको पता ही है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हों. तो अगर हमें फॉरेस्ट चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? प्लांटेशन करना होगा. जंगलों को बढ़ाने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे, नहीं तो फॉरेस्ट भी क्या होंगे? फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, आई होप natural resources is clear to you. Students, now you know that what is natural resources. So let's do this activity. Put a tick in front of our natural resources and cross against others. So water, yes, water is a natural resource. It is already present in nature. Coal is also a natural resource. Air is also natural resource. Soil is also natural resource. Television, no, television is man-made.
and car is also man-made. So you have to put cross in front of television and car. So students, let's talk about the importance of natural resources. We cannot live without air and water. Plants and animals also play a major role in our survival. Rocks, minerals. What are minerals? Minerals are naturally occurring substances like gold and silver. Soil, sunlight, and even fossil fuels are useful to us in many ways. तो really, plants हैं, animals हैं, या फिर एयर, वाटर, रॉक्स की बात कर लें, मिनरल्स की बात कर लें, या फॉसल फ्यूल्स की बात कर लें, या सनलाइट की बात कर लें, हर एक रिसोर्स का हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है. सनलाइट क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स के बिना भी हम नहीं रह पाएंगे. प्लांट्स और एनिमल्स, दे आर द मेजर सोर्सेज ऑफ आवर फूड. एयर के बिना हम सांस ही नहीं ले पाएंगे. वाटर के बिना हमारा काम ही नहीं होगा. सो ऑल दीज रिसोर्सेज, और यू कैन से दैट ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो स्टूडेंट, आपको पता ही है कि जो मटेरियल्स हमें नेचर की तरफ से मिले हैं ताकि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें, उन्हीं को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. नाउ ग्रेजुअली मैन केम अप विथ न्यू वेज टू मेक यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज. दिस हैज़ चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल. इट हैज़ रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मेड आवर लाइफ्स कंफर्टेबल. तो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ही, या आप कह सकते हैं कि उनके डिफरेंट यूजेस की वजह से, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का ह्यूमन बीइंग इतना अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ही चेंज हो चुका है और हमारा लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल हो चुका है. बट एट द सेम टाइम वी नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. तो भाई नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा तरक्की है, यानी हम अपने लाइफ में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो डेफिनेटली इट्स आवर ड्यूटी टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज. सो दैट्स वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली एंड प्रिजर्विंग दैम फॉर फ्यूचर. तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हम उसको वाइजली यूज़ करें, यानी जितना ज़रूरत हो उतना यूज़ करें और उसको हम अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको हम प्रिजर्व करके रखें. तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमने क्लासीफाई किया है इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में. सो लेट्स लर्न अबाउट इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. सो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे सॉयल है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है. तो इनका हम कितना भी यूज़ करें ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. सो they are called for inexhaustible resources and they are also known as renewable resources. So let's start inexhaustible resources. Students, let's talk about soil. Soil is an example of inexhaustible natural resource. Soil contains loose particles of rocks, minerals and decomposed animals and plant matter. तो स्टूडेंट्स, सॉइल्स में रॉक्स के पार्टिकल होते हैं, मिनरल्स होते हैं और डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी होते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेष, उन्हीं को हम डेड रिमेन्स कहते हैं. इट फॉर्म्स द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज़ वेयर द मोस्ट लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट. तो स्टूडेंट, जो हमारे अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर है वो सॉइल से ही बना है और आप जानते हैं कि टॉप मोस्ट लेयर पे बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. सो इट मीन्स दैट सॉइल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट फॉर्म्स द टॉप लेयर ऑफ आवर अर्थ सरफेस वेयर मोस्ट लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट. प्लांट्स ग्रो इन सॉइल एंड प्रोड्यूस फूड. अब प्लांट्स को हम कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में ही ग्रो करते हैं एंड देन वी प्रोड्यूस फूड and food is our basic need. You know this very well. Soil is loosened or carried away by various natural agents like wind, flowing water and human activities such as grazing by animals or uprooting trees.
सो स्टूडेंट्स, सॉयल हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सॉयल वेरियस एजेंट्स के थ्रू, जैसे कि विंड के थ्रू सॉयल उड़ जाता है या पानी के साथ बह जाता है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो जो एनिमल्स होते हैं, जो ग्रास ईटर्स होते हैं, जो ग्रास खाते हैं, तो अगर मान लो कि वो सारे के सारे प्लांट्स को खा जाएं या ग्रासेस को खा जाएं, तभी भी क्या होगी, जो मिट्टी होगी वो लूज़ हो जाएगी, यानी मिट्टी को कोई भी होल्ड करने वाला नहीं होगा। सॉइल जो होता है या मिट्टी जो होती है वो रूट्स के साथ बंधी हुई होती है, प्लांट्स के रूट्स के साथ बंधी हुई होती है। तो मान लो कि अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो सॉइल को कौन करेगा होल्ड? तो डेफिनेटली सॉइल इट जस्ट ब्लोन अवे विथ विंड एंड इट फ्लो विथ वाटर, यानी कि वो हवा के साथ मिट्टी उड़ जाएगी या फिर पानी के साथ मिट्टी बह जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं? सॉयल इरोजन, यानी मिट्टी का कटना या मिट्टी का बहना। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ सॉयल। तो आपको पता है कि सॉयल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसको किस तरीके से कंजर्व करें, किस तरीके से सॉयल इरोजन को हम रोकें, कंट्रोल करें। सॉयल कैन बी कंजर्व बाय द फॉलोइंग मेथड्स। प्लांटिंग मोर ट्री, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाएंगे तो सॉयल इरोजन भी क्या होगा? नहीं होगा। चेकिंग ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए, यानी अब जो ग्रास ईटर्स एनिमल हैं जैसे काऊ है या फिर और भी एनिमल्स हैं, बफेलोज हैं, शिप है, तो ये एनिमल्स ग्रास खाते हैं, ग्रास ईटर्स, तो हमें ओवर ग्रेजिंग पे भी ध्यान देना होगा। अगर सारे के सारे ग्रासेस और प्लांट्स को एनिमल खाने लगेंगे तो फिर हम सॉयल इरोजन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वी हैव टू चेक ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स ऑल्सो। वी हैव टू मेक walls around fields to prevent washing away of soil and its nutrient during heavy rains। तो हम फील्ड्स के चारों तरफ अगर वॉल बना दें, कंस्ट्रक्ट कर दें, तो इससे भी क्या होगा? सॉयल और उसके न्यूट्रिएंट्स हैवी रेन के साथ बह के इधर उधर नहीं जाएंगे। सो इन दिस वे वी कैन कंजर्व सॉयल इरोजन। Students, let's talk about another example of inexhaustible natural resource, that is water. So about water, you know very well that how water is important for us. Water is required by all living things to survive. It is used for drinking and domestic purposes. तो हर एक काम के लिए, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अपना ही घर देख लीजिए, खाना बनाने से लेकर के सफाई करने के लिए तक पानी की ज़रूरत होती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड इरीगेशन, यानी कि पौधों को बोने के लिए या फिर सिंचाई करने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा या आप जानते भी होंगे कि हम पानी से यानी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को हम जगह जगह पे सप्लाई करते हैं। सो वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ में भी जहाँ पर कई तरह के डिफरेंट सामान बनाए जाते हैं या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर का यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। So now water is very important for us. It means that we have to conserve water. So let's talk about conservation of water. Water can be conserved by the following methods. Preventing wastage of water, यानी हम पानी को बर्बाद ना करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी को यूज़ करें। It means that we have to use water according to our need. Excess water during rainy season can be stored by construction of tanks, dams, reservoir and barrages। तो स्टूडेंट्स, हम जब रेनी सीज़न हो तो हमें पानी को प्रिजर्व करना चाहिए। मतलब ये कि या तो हम एक टैंक कंस्ट्रक्ट कर दें या डैम्स बना लें या रिजर्वियर बना लें। तो डैम्स तो हम नदी के ऊपर बिल्ड करते हैं, और रिजर्वियर मीन्स आर्टिफिशियल लेक्स, तो हम आर्टिफिशियल लेक्स के थ्रू भी पानी को कंजर्व करते हैं। या बड़ा सा गड्ढा बना लें और उसमें पानी को हम स्टोर करें, यानी रेन वाटर उसमें स्टोर होगा और फिर उसको हम
पाइप्स के थ्रू किसी बड़े कंटेनर में उसको हम डाइवर्ट करके और फिर इसको स्टोर करते हैं। तो उस वाटर का यूज़ हम प्लांट्स में डालने के लिए कर सकते हैं या क्लीनिंग पर्पस के लिए कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स ऑल्सो हेल्प इन स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कई सारे मेथड्स हैं, तो उन मेथड्स को भी अगर हम यूज़ करते हैं तो हम वाटर को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर लेंगे। स्टूडेंट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो बारिश का पानी है उसको हम किस तरीके से प्रिजर्व करें, यानी उसको हम किस तरीके से स्टोर करें। तो बारिश के पानी को हम अपने छत के ऊपर एक बड़े से टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं और फिर बाद में उस पानी को हम फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ्यूचर यूज़ के लिए रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। So students, let's talk about our next topic, that is air. Air is also an example of inexhaustible natural resource. Air is very important for us because we need air for breathing purpose. It means that both plants and animals need air in order to survive. Moving air has energy. तो moving air has energy, it means that जो बहती हुई हवा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो मूविंग एयर होती है उसके पास एनर्जी होती है। दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। अब एयर की इस एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट काम के लिए यूज़ करते हैं। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ विंड मिल। जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक डिवाइस है और इस डिवाइस का नाम है विंड मिल। विंड मिल एयर की एनर्जी के थ्रू रन करती है, यानी विंड मिल को चलाने के लिए हमें एयर की एनर्जी की ज़रूरत होती है, या आप कह सकते हैं कि विंड मिल रन्स थ्रू एनर्जी ऑफ विंड। अब विंड मैंने कहा तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मूविंग एयर को ही हम विंड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, विंड मिल्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। Windmills utilize the energy of wind to generate electricity. Wind is also used in threshing and winnowing of grains after harvesting. तो फसलों को काटने के बाद थ्रेसिंग और विनोइंग के लिए भी हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो थ्रेसिंग तो आपको याद ही होगा और विनोइंग भी आपको पता होगा। तो थ्रेसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनएडिबल चैफ दैट सराउंड्स द ग्रेन। And what is winnowing? So in winnowing, the threshed crops are tossed in the air to separate the lighter particles of chaff, dirt and even pest from them. So students, let's talk about sunlight. The sun is an inexhaustible source of energy. The energy generated by the sun is called a solar energy. तो sun इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। तो हर एक लिविंग बींग को सनलाइट की ज़रूरत होती है। इट इज़ रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट इज़ अ की टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक वाटर साइकिल, चेंज ऑफ सीजन एंड सो मैनी थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि फ़ोटो का मतलब ही लाइट होता है, यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि सनलाइट प्लांट्स के लिए कितना ज़रूरी है। और सनलाइट से बहुत सारी ऐसे प्रोसेसेस हैं हमारे अर्थ पे जो रेगुलेट होते हैं, जैसे कि वाटर साइकिल है, सीज़न में जो इतने सारे चेंजेस होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर रेगुलेटेड थ्रू सनलाइट। गैजेट्स सच एज सोलर बैटरी, सेल्स, वाटर हीटर, सोलर कुकर्स एक्सेट्रा वर्क ऑन सोलर एनर्जी। तो गैजेट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं, जैसे सोलर बैटरीज हो गया, सेल्स हो गए, वाटर हीटर्स हो गए, सोलर कुकर्स हो गए। ये सारे के सारे गैजेट्स ये सब सोलर एनर्जी पर ही बेस्ड हैं, यानी ये सोलर एनर्जी के थ्रू वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट सनलाइट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ सम गैजेट्स which work on solar energy. So this is the picture of solar cell.
This is the picture of solar water heater, and this is the picture of solar cooker. Students, let's talk about exhaustible resources. So, exhaustible resources are also known as non-renewable resources. They cannot be regenerated easily once exhausted, and that's why they are called exhaustible resources. सो स्टूडेंट्स, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का मतलब आप जानते हैं कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका हम बार बार अगर यूज़ करते रहें या लंबे पीरियड तक अगर इनका यूज़ किया जाए तो ये ख़त्म हो सकते हैं और इन्हें हम इजीली रीजेनरेट भी नहीं कर सकते हैं, यानी इजीली हम इन्हें बना भी नहीं सकते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब इसको हम क्यों नहीं बना सकते हैं? बिकॉज दीज रिसोर्सेज कैन ओनली बी रीजेनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस. तो स्टूडेंट्स, इनको बनने में एक बहुत ही लंबा समय लग जाता है. इनको बनने के लिए एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है. दे रिक्वायर्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और इनको बनने के लिए वी नीड सम अप्रोप्रिएट कंडीशंस, जैसे हमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. Fossil fuels, we have coal, petroleum, minerals. So fossil fuels and forest are example of such resources. Students, let's talk about fossil fuels. Fuels like coal and petroleum are formed from the remains of decayed plants and animals. तो स्टूडेंट्स, फॉसल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स से बने होते हैं. तो कोल और पेट्रोलियम ये फॉसल फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि कोल जो है वो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट से बना है और पेट्रोलियम जो है वो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल से बना है. अगर हम कोल की बात करें तो कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग मशीन्स इन फैक्ट्रीज एंड इन ट्रेन्स. तो ये सारे के सारे कोल के यूज़ हैं. कोल है क्या? कोल इज़ अ फ्यूल. अ फ्यूल क्या होता है? तो फ्यूल्स आर द सब्सटेंसेस विच बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी. अब कोल को हम जलाते हैं तो कोल को जलाने से ही तो हम खाना बना सकते हैं या किसी मान लो पानी गर्म कर सकते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोल को बर्न करके या कोल को जला करके जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो फैक्ट्रीज़ में मशीन को रन कराने के लिए भी कोल का यूज़ होता है. ट्रेन्स के इंजन्स में भी कोल का यूज़ होता है एज अ फ्यूल. नाउ पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड ल्यूब्रिकेंट्स आर सम ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. तो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और ल्यूब्रिकेंट्स हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ऑब्टेन्ड होता है, तो इसलिए इन्हें हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं. These products are used as a fuel for vehicle. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ हम फ्यूल के फॉर्म में व्हीकल्स के लिए करते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है. सो दीज आर द फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं इनका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए किया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, फ्यूल्स जो है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हमें फ्यूल्स का यूज़ बहुत ही सावधानी से करना चाहिए ताकि हम फ्यूल को मेंटेन कर सकें. मतलब अगर हम फ्यूल को वाइसली यूज़ करते हैं तो एक लंबे समय तक हम फ्यूल का यूज़ कर पाएंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट जनरेशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स. नाउ मिलियंस ऑफ ईयर एगो dead plants and animals they buried in soil deep under ocean. Due to high pressure of rocks, water and external forces, they are converted in the form of fossil fuels. We extract them by digging oil wells deep inside the earth and oceans, and after that they sent to refineries for purification, and after purification they are used for various purposes. So I hope fossil fuels clear to you. So now students, it is clear to you that coal, crude oil means petroleum, and natural gas,
These all are example of fossil fuels or they are fossil fuels. So students, let's see the picture of coal. Coal is an example of fossil fuel. Students, let's talk about forest. Forest is a large area of land where there is a thick growth of trees and other plants. यानी हमारे लैंड का वो पार्ट जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ और प्लांट्स के थिक ग्रोथ हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। यानी कि जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ और प्लांट्स ग्रो करते हैं, उस एरिया को हम फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट्स आर यूजफुल टू मैनकाइंड इन अ नंबर ऑफ वेज। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है। लेट्स टॉक अबाउट यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सो रियली इट इज़ वेरी ग्रेट। आपको पता ही है कि सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी का बह जाना या मिट्टी का हवा के साथ उड़ जाना। तो अगर ट्रीज़ होंगे तो वो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करेंगे, यानी सॉइल इरोजन को नहीं होने देंगे। जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने रूट्स में सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, तो इसलिए मिट्टी जो है कि ना ही वो हवा के साथ उड़ सकती है और ना ही पानी के साथ बह सकती है। सो दैट्स वाई फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, यानी रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। एंड यू नो दैट फॉरेस्ट इज़ द होम फॉर मेनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर, मेडिसिन एंड पल्प फॉर पेपर। तो हमें वुड कहाँ से ऑब्टेंड होता है? मतलब हमें वुड चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो सब हमें फॉरेस्ट से ही ऑब्टेंड होता है। नाउ वी जस्ट मेक मेडिसिन्स ऑल्सो। कई सारे ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिनका यूज़ मेडिसिन्स के लिए या मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। वी ऑल्सो ऑब्टेन पल्प फ्रॉम फॉरेस्ट टू मेक पेपर। Now, the very important work of forest is that it maintain balance in nature. तो जो फॉरेस्ट होता है वो हमारे नेचर के संतुलन को बनाए रखता है। So, forest plays a very important role in maintaining balance in nature. So, these all are uses of forest. So, students, let's talk about methods to conserve forest resources. So now student, it is clear to you that forest and its resources are very important for us. So what we have to do to conserve them? We have to grow more trees, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। Say no to deforestation। तो डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। तो अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो वी कैन नॉट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर। तो जंगलों में जो आग लगती है उससे भी बहुत लॉस होता है। सो दैट्स वाई वी हैव टू प्रिवेंट इट, यानी फॉरेस्ट को जलने से भी बचाना होगा। सेव पेपर, और हमें पेपर भी बचाने होंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि पेपर बनाने के लिए हमें पल्प चाहिए और वो पल्प हमें ट्री से ही ऑब्टेंड होता है। तो अगर हम पेपर बचाएंगे तो पेड़ों को नहीं काटना होगा। सो दैट्स वाई वी हैव टू save paper and we have to use paper wisely. Now students, let's talk about conservation of natural resources. So it is clear to you that natural resources are very important for us and we have to conserve them. Now what we should do for their conservation? नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? So first thing is that using them judiciously, यानी कि हम जो उनका यूज़ करते हैं वो हम अपने दिमाग के साथ उनका यूज़ करें, यानी कि बुद्धिमानी के साथ उनका हम यूज़ करें। जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम यूज़ करें। नेक्स्ट वी हैव अवॉइडिंग देयर वेस्टेज, यानी उनको हम वेस्ट ना करें। वेस्ट करने से हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि
अगर हम उनको वेस्ट करते हैं तो एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि फिर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं. So that's why we have to avoid their wastage, carefully maintaining them. तो हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ सावधानी के साथ करना चाहिए, तभी हम उसको आगे के लिए बचा पाएंगे या उसको हम मेंटेन कर पाएंगे. और नहीं तो फ्यूचर में फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि धीरे धीरे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी ख़त्म होने लगेंगे. यूजिंग रेन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करें, जैसे सनलाइट है, विंड एनर्जी है, वाटर है, सॉयल है. तो हमें रेन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. Students, let's talk about human resources. Human beings are great assets for a country. So assets, what assets mean? Assets mean a valuable or useful thing or a person. So it means that human beings are the most valuable thing for a country. तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कंट्री के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज दे वर्क फॉर देयर कंट्री. A country can prosper only if it utilizes the full potential of its people. तो कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कह लें या उसका डेवलपमेंट कह लीजिए, तो कोई भी कंट्री आगे तभी बढ़ेगी जब वहाँ के लोग अपने फुल एनर्जी के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ अपने देश के लिए काम करेंगे. सो इट मीन्स दैट पीपल देमसेल्व्स आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. तो किसी भी कंट्री के जो लोग होते हैं उन्हीं को हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर नेचुरल रिसोर्सेज बाय वर्च्यू ऑफ देयर इंटेलेक्ट, स्किल, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी. सो इट मीन्स दैट जो ह्यूमन बींग है वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है. कैसे? क्योंकि उसके पास दिमाग है, वो इंटेलिजेंट है, वो अपना माइंड यूज़ करता है, उसके पास टेक्निक्स होते हैं और उसके पास ऐसी ट्रेनिंग्स होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू वो अपने कंट्री के लिए वर्क करता है. ह्यूमन रिसोर्सेज टू नीड प्रोटेक्शन एंड केयर. तो अगर ह्यूमन बीइंग अपनी कंट्री के लिए इतना सारा काम करता है जिससे उसके कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके, उसके कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो सके, सो इट मीन्स दैट ह्यूमन रिसोर्सेज टू नीड प्रोटेक्शन एंड केयर. तो ह्यूमन रिसोर्सेज को भी, यानी कि जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन्हें भी प्रोटेक्शन और केयर की ज़रूरत है. क्योंकि अगर वो हेल्दी होंगे तभी अपने फुल पोटेंशियल के साथ वो अपनी कंट्री के लिए वर्क कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ क्लियर टू यू कि किसी भी कंट्री के जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, उन्हीं को हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं. सो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ऑल. It means that resources are important for everyone. They should never be wasted or carelessly used. तो resources हमारे लिए बहुत important हैं. उनका हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए, उन्हें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. They must always be utilized properly for creative and peaceful purposes. तो हमें resources का यूज़ हमेशा क्रिएटिव और पीसफुल वर्क के लिए करना चाहिए. मतलब ये कि जिसका रिज़ल्ट बेटर हो, जिससे किसी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, जिससे ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हो सके, तो हमें उस फील्ड में रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर. डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. टुडे वी हैव completed chapter number 14. So if you have any doubt regarding any topic which I taught you today, you can just call me or you can write in group also. In next video, we will start chapter number 15. Till that, keep yourself smiling. Thanks for watching this video.